दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ही गजब की खबरें हैं। सबसे पहली खबर यह है कि प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला बर्बाद हो गया है। अब वो अपनी कंपनी बंद करने वाला है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं दोबारा बता दूं कि ये रॉनी स्क्रूवाला यूटीवी का मालिक हुआ करता था। इसने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी डिज्नी को लूटा और उनके गले में अपनी फ्लॉप कंपनी को डाल दिया और हजारों करोड़ रुपए उनके लूट लिए। और ये अपने आप को जीनियस समझने लगा। जाहिर सी बात है, जब एक आदमी ने इतनी बड़ी कंपनी को चूना लगा दिया हो तो वो अपने आप को जीनियस ही समझेगा। फिर इसने अपनी एक नई कंपनी खोली और वाहियात फिल्में बनानी शुरू की। और उस कंपनी के तहत बनने वाली फिल्मों में से एक ही फिल्म हिट हुई जिसका नाम था उरी। तो जब फिल्म उरी हिट हो गई तो ये अपने आप को और बड़ा जीनियस समझने लगा। लेकिन अब लाइन से इस भाई की 3-4 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। मिशन मजनू, तेजस, पीपा और अब रिलीज हो रही है सैम बहादुर, जो सुपर डुपर डिसास्टर होगी ही। और इन फिल्मों में इस भाई का नुकसान हुआ है तकरीबन 250 करोड़ रुपए। जाहिर सी बात है, कितना बड़ा भी आदमी हो, जब 250 करोड़ रुपए लुट जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो सड़क पे आ जाता है, उसकी अकल ठिकाने आ जाती है, उसको पता चल जाता है जो कितना बड़ा जीनियस है। और आप सब ने कहावत तो सुनी होगी कि भाई हराम का पैसा जैसे आता है वैसे ही हराम का पैसा जाता है। हराम के पैसे में बरकत नहीं होती और वही रॉनी स्क्रूवाला के साथ हुआ। तो अब जल्दी ही रॉनी की फिल्म सैम बहादुर रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही रॉनी ने ये डिसीजन ले लिया है कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो इस कंपनी को बंद कर देंगे और इसके बाद वो कोई भी फिल्म नहीं बनाएंगे। और मैं सालों से आप लोगों को यही बात बताते आ रहा हूं कि जो बॉलीवुड वाले हैं सिर्फ झूठ बोलते हैं। एक्चुअली 97% फिल्में फ्लॉप होती है, सिर्फ 3% फिल्में चलती हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े बेवकूफ हैं, इडियट है। इनको फिल्मों के बारे में ABCD कुछ पता नहीं है। आप सोचिए कि स्कूल में बच्चा भी 33% पर पास होता है, लेकिन ये अपने आप को सिर्फ 3% सक्सेस पर जीनियस समझते हैं। और कोई भी प्रोड्यूसर अपनी किसी फिल्म को फ्लॉप नहीं कहता। कोई भी प्रोड्यूसर कभी ये नहीं कहता कि उसका नुकसान हो गया है, क्योंकि ये बिजनेस ही परसेप्शन का बिजनेस है। अगर आप ये कह दोगे कि आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई तो कोई एक्टर आपकी फिल्म करेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रोड्यूसर ये कह ही नहीं सकता कि उसकी फिल्म फ्लॉप हुई है। और यही वजह है कि इससे पहले बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो चुके हैं, जैसे कि परसेप, इरोस, अष्टविनायक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, के सेरा सेरा वगैरह वगैरह। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अगर सारी फिल्में हिट होती हैं तो फिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बंद क्यों हो गई है और रॉनी स्क्रूवाला अपनी कंपनी को बंद क्यों कर रहा है। तो हकीकत यही है कि 97% फिल्में फ्लॉप होती है। जैसे कि आज की तारीख में टाइगर बहुत बड़ी डिसास्टर है, लेकिन YRF ये कभी नहीं कहेगा कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है कंगना दीदी के बारे में। आप सभी को पता है कि कंगना दीदी हमेशा ही अपने आप को नंबर 1 एक्ट्रेस कहती रहती है। और भाई साहब, फाइनली कंगना दीदी नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई है। वो नंबर 1 एक्ट्रेस जिसने पिछले 2 सालों में तकरीबन 3 कंपनियों पर इतना बड़ा ताला लगा दिया है जो कभी नहीं खुलेगा। कम से कम 3 कंपनियों को मैडम ने बंद करा दिया है। आपको याद ही होगी मैडम की महा डिसास्टर फिल्म धाकड़। इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म थी वो कि उसका जो प्रोड्यूसर था दीपक मुकुट, उसको तकरीबन 50-60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और वो उस बेचारे की आखिरी फिल्म थी। उसके बाद आज तक दीपक ने कोई फिल्म नहीं बनाई, यानी कि वो कंपनी तकरीबन बंद हो गई है। मैडम ने एक फिल्म की थी जयललिता की बायोग्राफी, उसके भी जितने प्रोड्यूसर्स थे वो सब बर्बाद हो गए। उन्होंने भी उसके बाद कोई फिल्म नहीं बनाई है। और अब फाइनली कंगना ने रॉनी स्क्रूवाला को बर्बाद कर दिया है, बैंकरप्ट कर दिया है। अब रॉनी की दुकान बंद कर दी है मैडम ने। तो भाई साहब, फाइनली ये साबित हो गया है कि कंगना वाकई ही बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस है, प्रोडक्शन हाउसेस को बंद करने वाली। इस फील्ड में कंगना का मुकाबला कोई दूसरी हीरोइन नहीं कर सकती भाई साहब। जब कभी बॉलीवुड की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें कंगना का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि कंगना बॉलीवुड की ऐसी नंबर 1 एक्ट्रेस थी जिसने बहुत सारे फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को बंद करा दिया था। और भाई साहब देखिए, आप लोग कुछ भी कहे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो सिर्फ कंगना दीदी ही हासिल कर सकती थी, कोई दूसरी एक्ट्रेस हासिल नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आज की 4th खबर है छोटे से नन्हे से एक्टर शाहिद कपूर के बारे में, जिसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। इसकी एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है देवा और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर रोशन एंड्रूज। इस फिल्म की 10 दिन की शूटिंग हुई थी और उसमें
वजह से 6 दिन की शूटिंग शाहिद कपूर ने स्क्रैप करा दी है। शाहिद कपूर ने कहा कि भाई इसको कचरे में फेंक दीजिए, ये यूज नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि भाई शाहिद कपूर ने ऐसा क्यों किया, 10 दिन की शूटिंग पे तो बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होगा, तो वो पैसे बर्बाद हो गए, तो प्रोड्यूसर उन पैसों को कहां से रिकवर करेगा। ये शाहिद की प्रॉब्लम नहीं है कि प्रोड्यूसर कहां से रिकवर करेगा। शाहिद भाई को जो चीज पसंद नहीं आती, बात खत्म हो गई। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई रीजन बताओ कि ये 6 दिन की शूटिंग को स्क्रैप क्यों किया गया। भाई साहब मैं आपको ये बताऊंगा तो आप हंसने लगेंगे। शाहिद कपूर ने जो शूटिंग हुई थी उसको देखा और शाहिद कपूर ने पाया कि उनके साथ जो 2-3 एक्टर और हैं उस फ्रेम में वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो शाहिद कपूर ने कहा कि भाई साहब मुझे ये एक्टर्स अपने साथ फ्रेम में नहीं चाहिए, इन एक्टरों को चेंज करो, दूसरे बढ़िया एक्टर लाओ जो अच्छे दिखते हो मेरे साथ। तो एक्चुअली अब उन एक्टरों को चेंज किया जा रहा है जो फिल्म में शाहिद कपूर के साथ थे, और फिर दोबारा से शूटिंग होगी। फिर शाहिद कपूर देखेगा, अगर शाहिद कपूर को लगेगा कि हाँ भाई वो सब उसके साथ बढ़िया दिख रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर शाहिद बोलेगा कि भाई इनको भी चेंज करो। दोस्तों आज की 5वीं खबर है सिंगर अभिजीत के बारे में। आप सभी को पता है कि एक वक्त था जब अभिजीत साहब शाहरुख खान के सारे गाने गाया करते थे। फिर एसआरके और अभिजीत के बारे में कुछ अनबन हुई और उसके बाद से अभिजीत ने कोई भी गाना एसआरके के लिए नहीं गाया है। और आप सब लोग ये भी जानते हैं कि जब अरिजीत सिंह नया था, अरिजीत सिंह ने अपना कैरियर शुरू ही किया था, उसी वक्त उसकी बुढ़ऊ से कुछ अनबन हो गई थी और बुढ़ऊ ने उसको कह दिया था कि भाई मैं तुझे सिंगर नहीं बनने दूंगा बॉलीवुड में। लेकिन कौन क्या बनेगा और किसको क्या कामयाबी मिलेगी ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में तो है नहीं। और यही वजह है कि अरिजीत सिंह बहुत बड़ा सिंगर बना। उसके बाद बुढ़ऊ ने अरिजीत से रिक्वेस्ट की कि मेरी फिल्म में आप गाना गा दो, और फिर अरिजीत ने वो गाना गाया। तो इस पर रिएक्शन देते हुए अभिजीत ने कहा है कि मैं अरिजीत का बहुत सम्मान करता था क्योंकि मैं भी वेस्ट बंगाल से हूं और अरिजीत सिंह भी वेस्ट बंगाल से है, लेकिन जिस तरह से अरिजीत बुढ़ऊ के सामने झुका है, उसकी फिल्म का गाना गाया है, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है। और यही वजह है कि अब मैं अरिजीत का रेस्पेक्ट नहीं करता, मैं उसको बंगाल का टाइगर मानता ही नहीं हूं, बल्कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि अरिजीत नकली बंगाली है, क्योंकि अगर असली बंगाली होता तो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ता, झुकता नहीं। दोस्तों आप सभी को पता है कि फिल्म एनिमल कमिंग फ्राइडे को रिलीज होने वाली है और कल हैदराबाद में फिल्म एनिमल का एक प्रमोशन इवेंट रखा गया था। और इस इवेंट में तेलुगु के बड़े बड़े एक्टर्स आए थे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी आए थे और कुछ पॉलिटिशियंस भी आए थे। जब ये इवेंट चल रहा था तो एक नेता स्टेज पर आया जिसने सफेद कपड़ा पहना हुआ था, बस खाली वो सफेद कुर्ता ही दिख रहा था, चेहरा तो दिख नहीं रहा था क्योंकि रात थी। अब अगर रात में एक इंसान का सिर्फ सफेद कुर्ता दिखे और चेहरा ना दिखे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आदमी कितना सुंदर होगा। तो सफेद कुर्ते में से आवाज आनी शुरू हुई और नेता ने कहा कि देखो भाई, जो हमारे तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, वो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार हैं, और यही वजह है कि आने वाले वक्त में हॉलीवुड पर, बॉलीवुड पर, टॉलीवुड पर हर जगह इन्हीं का राज होगा। ये अगला 5 साल में पूरा हिंदुस्तान को बॉलीवुड, हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेगा हमारा तेलुगु पीपल। सफेद कुर्ते ने रणबीर कपूर से कहा जो वहां बैठा हुआ था कि भाई साहब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग मुंबई छोड़कर हैदराबाद आ जाएं, क्योंकि मुंबई पुराना सिटी हो चुका है, अब मुंबई में रहने का मजा नहीं है और बेंगलोर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। अब तो हिंदुस्तान में एक ही सिटी बची है, वो है हैदराबाद, तो आप सभी लोग हैदराबाद आ जाओ और यहीं फिल्में बनाओ। क्यों बोले तो बॉम्बे पुराना हो गया, हिंदुस्तान में एक ही सिटी है, वो हैदराबाद। सफेद कुर्ते ने फिर से कहा कि जो हमारे तेलुगु के एक्टर हैं वो बहुत ही हैंडसम हैं, बहुत ही सुंदर हैं, उनको पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है, और जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो ज्यादा होशियार नहीं है, ज्यादा हैंडसम नहीं है, उनको हिंदुस्तान में बहुत कम लोग देखना चाहते हैं। मैं इस सफेद कुर्ते नेताजी से ये कहना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब आपकी तेलुगु फिल्मों के जो एक्टर हैं ना, काले पीले गेंडे जैसे, वैसे गेंडे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में सिर्फ विलन होते हैं, हीरो नहीं होते। आपको ये किसने बताया कि तेलुगु फिल्मों के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, वो इतने होशियार हैं कि वो आने वाले वक्त में टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड सबको कंट्रोल करेंगे? अरे भाई साहब, वो तो खाली तेलुगु फिल्मों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको ये गलतफहमी कैसे हुई नेताजी? नेताजी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा वक्त निकालकर एक दफा जरा रणबीर कपूर को देख लीजिए, ऋतिक रोशन को देख लीजिए, शाहरुख खान को देख लीजिए, और फिर देखिए कि
हमारे एक्टर्स कैसे दिखते हैं, और फिर आपके अपने तेलुगु फिल्मों के काले पीले गेंडे एक्टरों को देखना, तब जाकर आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड की फिल्मों में, बॉलीवुड के एक्टरों में और तेलुगु फिल्मों में और उनके एक्टरों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, आज की 7th खबर भी कंगना दीदी के बारे में है। आप सभी जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन में कंगना खड़ी होने वाली है। वो अपने हिमाचल से इलेक्शन लड़ने वाली है, और अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि दीदी ये इलेक्शन आप ना लड़े तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जिस फिल्म को भी आपने किया है उस फिल्म को बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया है। तो ऐसा ना हो कि आप 2024 में इलेक्शन लड़े, बीजेपी हार जाए और बीजेपी भी आपके उन बंद होने वाले प्रोडक्शन हाउसेज में से एक हो जाए। तो सब लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कंगना दीदी मान ही जाओ, मत लड़ो इलेक्शन, क्योंकि आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि अगर आप इलेक्शन लड़ेगी तो आप यकीन कीजिए आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है करण जौहर की फिल्म द बुल के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म का ऑफिशियली ऐलान हो गया है। इस फिल्म में हीरो है बुढ़ऊ, लेकिन इसकी कहानी किसी को नहीं पता। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली कुछ सालों पहले मालदीव्स में एक प्रॉब्लम हो गई थी। वहां की जो मिलिट्री है उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। वहां का जो प्रेसिडेंट था उसको जेल में डाल दिया था, और उसके बाद इंडिया की मिलिट्री वहां गई थी, वहां एक ऑपरेशन किया था, और इंडिया की मिलिट्री ने वहां की डेमोक्रेसी फिर से कायम की थी और वहां के चुने हुए प्रेसिडेंट को कुर्सी पर बैठाया था। बस इसी कहानी पर यह फिल्म बनाई जा रही है। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि भाई इस कहानी से इंडिया की पब्लिक का क्या लेना देना है। इंडिया की पब्लिक इस कहानी को क्यों देखना चाहेगी? तो मैं अभी भी करण जौहर से यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, अभी भी वक्त है, इस फिल्म को बंद कर दीजिए, इस फिल्म को मत बनाना, क्योंकि इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। दोस्तों, आज की 9th खबर है तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू के बारे में। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिल्म एनिमल रिलीज होने वाली है और उसका प्रमोशन इवेंट रखा गया था हैदराबाद में। उस इवेंट में महेश बाबू भी आए थे और उन्होंने स्टेज पर आकर मीडिया के सामने कहा कि मैं ये रणबीर कपूर को पहले भी एक बार कह चुका हूं कि वो हिंदुस्तान का बेस्ट एक्टर है, लेकिन आज फिर से उसको कह रहा हूं कि रणबीर, तुम हिंदुस्तान के बेस्ट एक्टर हो। I've told him this before also when I met him, but I don't think he took me seriously. So today on this stage, I'm saying that I'm a huge Ranbir Kapoor fan, and in my opinion, I think he's the best actor in India. मैं आपको ये बता दूं कि मैं महेश बाबू से 100% इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि रणबीर कपूर आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, सबसे बढ़िया एक्टर है। देखिए, इससे पहले भी शायद मैंने रणबीर के बारे में कभी कुछ कह दिया होगा और शायद आगे भी रिव्यू में कभी कुछ कह दूं, लेकिन हकीकत यही है जो मैं आज कह रहा हूं कि वो लड़का हिंदुस्तान का बेस्ट एक्टर है, और उसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये कि ये लड़का एक खानदानी लड़का है, तो सबकी इज्जत करता है, सबके साथ बहुत ही तहजीब से बात करता है। बॉलीवुड में बेस्ट डांसर माना जाता है ऋतिक और टाइगर को, लेकिन जब वो दोनों डांस करते हैं तो दिखता है कि डांस कर रहे हैं, लेकिन जब रणबीर कपूर डांस करता है तो ऐसा लगता है जैसे डांस कर ही नहीं रहा है। इतना इजीली ये लड़का डांस करता है, मतलब कमाल का डांस करता है। आप बहुत सारे गानों पे इसका डांस देखिए, क्या जबरदस्त डांस है। जब ये लड़का एक्शन करता है तब भी वही लगता है कि एक्शन कर रहा है। ना तो सिक्स पैक है, ना तो बॉडी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी जब ये एक्शन करता है तो लगता है कि हमारे बीच में से एक लड़का एक्शन कर रहा है। और जब बात एक्टिंग पर आती है तो बस बात ही खत्म। इसके जैसी एक्टिंग बॉलीवुड में ही कोई नहीं कर सकता, बल्कि टॉलीवुड, लॉलीवुड, कहीं भी हिंदुस्तान में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो इसके मुकाबले की एक्टिंग कर सके। आप रणबीर कपूर की एक्टिंग बर्फी में, जग्गा जासूस में, एनिमल में, संजू में देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि किस किस्म की एक्टिंग है, इस लड़के की क्या रेंज है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिलीप कुमार साहब के बाद और अमिताभ बच्चन साहब के बाद अगर कोई इतना बड़ा एक्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर है। जब मैं अमिताभ बच्चन साहब की फिल्मों को याद करता हूं, त्रिशूल, दीवार, शराबी, नमक हलाल, तो मुझे लगता है कि यार अमित जी से बड़ा एक्टर कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब मैं रणबीर कपूर की एक्टिंग देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं यार, अगर अमिताभ बच्चन साहब को कोई टक्कर दे सकता है तो वो यही एक्टर है। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि एसआरके भी बहुत अच्छा एक्टर है। एसआरके बहुत बड़ा सुपरस्टार है, बहुत अच्छा एक्टर नहीं है। एसआरके की बेस्ट एक्टिंग थी फिल्म डर में, बाजीगर में और चक दे इंडिया में, जो फिल्में 25 साल पहले रिलीज हुई थी, और उसके बाद से आज तक आप सोचिए उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया है एक्टिंग में। कुछ भी नहीं। मतलब जैसी एक्टिंग एसआरके ने उन फिल्मों में की थी, नई फिल्मों में वैसी एक्टिंग भी नहीं कर रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एसआरके
बहुत अच्छा एक्टर नहीं है लेकिन बहुत बड़ा सुपरस्टार है। वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर बहुत बड़ा एक्टर है लेकिन उतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि इस लड़के की 4 फिल्में फ्लॉप होती है फिर एक हिट होती है, क्योंकि ये अच्छी फिल्में चूज नहीं करता। ये यारी दोस्ती में फिल्म करता है या फिर एक अच्छे डायरेक्टर को देखकर फिल्म करता है। ये लड़का कहानी को देखकर फिल्में नहीं करता। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये रणबीर कपूर का बैड लक है कि उसकी 4 फ्लॉप होती है तब एक हिट होती है। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि आज की तारीख में रणबीर कपूर हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया एक्टर है। दोस्तों, आज की 11वीं खबर भी कंगना दीदी के बारे में है। आपको सभी को पता है कि कंगना का रणबीर और आलिया से 36 का आंकड़ा है। कंगना इन दोनों को अटैक करती ही रहती है। कंगना इनकी शादी को फेक बताती रहती है। कंगना ना जाने क्या क्या इनके बारे में कहती रहती है, इनकी रेल बनाती रहती है। अब OTT फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है और उसमें आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और यही सुनकर कंगना दीदी आग बबूला हो गई है। कंगना ने सीधा ही आलिया पर हमला बोल दिया है और कहा है कि ये ओवर एक्टिंग की दुकान है, इसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। ये जो मक्कार बिकाऊ पत्रकार है यही इसको बेस्ट एक्ट्रेस कहते हैं और यही इसको अवार्ड दिलाते हैं। कंगना ने तो ये भी कहा है कि जो पान मसाला अवार्ड है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप आलिया भट्ट को पैसे लेकर अवार्ड देते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साबित नहीं करता कि आलिया को एक्टिंग आती है। आलिया ओवर एक्टिंग की दुकान है। अब देखो भाई, मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। मेरी तो दीदी है, मुझे तो दीदी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप लोग डिसाइड करो कि कंगना दीदी सच कह रही है झूठ कह रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों, आज की 11वीं खबर भी कंगना दीदी के बारे में है। आप सभी को पता है कि तकरीबन 1-1.5 महीने पहले कंगना की तेजस फिल्म रिलीज हुई थी और यह फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म ने 5 करोड़ से कम का लाइफ टाइम बिजनेस किया है। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त इस फिल्म को योगी जी ने भी देखा था। योगी जी ने भी कंगना से कहा था कि भाई हम आपकी फिल्म को हिट करा देंगे, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सके। लेकिन कंगना तो कंगना है, वो आज भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मोदी जी ने तेजस उड़ाया था। अब कंगना ने मोदी जी से रिक्वेस्ट की है कि देखो आपने तेजस उड़ाया है, मोदी जी आपको यह फिल्म देखनी ही चाहिए क्योंकि यह फिल्म भारत के लिए बनाई गई है, हिंदुस्तान के लिए बनाई गई है। अरे मैडम जी माफ कर दीजिए, ऐसा मजाक क्यों करती हो आप? क्या मजबूरी है बताओ तो सही। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं ये पब्लिक के बारे में क्या समझते हैं, ये पब्लिक की राय को कितना महत्व देते हैं। जबकि कंगना को पता है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है। इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया है। यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर है। अगर यह फिल्म भारत के लोगों के लिए होती तो जाहिर सी बात है लोग इस फिल्म को देखने जाते, लेकिन लोग इस फिल्म को देखने नहीं गए क्योंकि यह एक वाहियात फिल्म थी। तो होना यह चाहिए था कि कंगना को पब्लिक की ओपिनियन का रेस्पेक्ट करना चाहिए था। कंगना को यह कहना चाहिए था कि हाँ भाई, अगर जनता ने हमारी फिल्म को पसंद नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि हमारी फिल्म अच्छी नहीं थी। लेकिन कंगना उसका उल्टा कर रही है। कंगना यह कह रही है कि जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं वो इडियट है, बेवकूफ है, उल्लू के पट्टे हैं। उसकी फिल्म तो मास्टरपीस है, लोगों ने उसकी फिल्म को नहीं देखा तो क्या हुआ? मोदी जी को उसकी फिल्म को देखना चाहिए क्योंकि उसके जैसी फिल्म तो आज तक किसी ने बनाई ही नहीं है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि कंगना में और बॉलीवुड वालों में क्या डिफरेंस है? ये लड़की हमेशा बॉलीवुड वालों को अटैक करती रहती है कि भाई ये तो जनता का सम्मान नहीं करते, ये तो अपने फैंस को कोई वैल्यू नहीं देते। तो भाई आप क्या कर रही हो? आप भी तो वही कर रही हो जो बाकी बॉलीवुड वाले करते हैं। जब आपकी फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई, आपने कब माना कि हाँ पब्लिक ने मेरी फिल्म को पसंद नहीं किया? आपने ये कब कहा कि हाँ भाई अगर पब्लिक ने मेरी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है तो मेरी फिल्म अच्छी नहीं होगी? पब्लिक की राय सर माथे पर, पब्लिक की आवाज नकारे खुदा। तो मैं कंगना दीदी से इतना ही कहना चाहूंगा कि दीदी जनता की राय का सम्मान कीजिए, जनता को वैल्यू दीजिए। अगर लोग कह रहे हैं कि आपकी फिल्म अच्छी नहीं है तो मान लीजिए कि आपकी फिल्म अच्छी नहीं है और यही वजह है कि लोगों ने आपकी फिल्म को नहीं देखा है। आप जनता को बेवकूफ कहना बंद कर दीजिए। आप ये कहना बंद कर दीजिए कि आपकी फिल्म मास्टरपीस है लेकिन जनता बेवकूफ है, उसने आपकी फिल्म को नहीं देखा। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और भाई साहब कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।